हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 19 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस टेस्ट से। मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा अच्छे से, और जितना एक्सप्लेनेशन बताया हूँ ये सब आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो अब आपके पास जितना भी टाइम है इसको खूब अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए जब एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था तो हमेशा हम आप लोगों से एक ही बात बोलते थे कि खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। अब एग्ज़ाम के डेट भी आ गया, तब आप लोग के दिमाग में कटअप और कटअप चल रहा है, तो कटअप को पहले साइड में रख दीजिएगा, नहीं तो आप आउट हो जाइएगा एग्ज़ाम से। मैं बता रहा हूँ, आप अभी तो ये बात आपको कड़वा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। अब कटअप को साइड में रखिए, आप अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना रिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। कटअप क्या होगा इसका डिस्कशन हम एग्जाम के बाद करेंगे। हम स्ट्रेटजी के वीडियो बनाए थे, उसमें भी हम बोले थे क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, तो सिर्फ उसी बातों पे ध्यान रखना है और किसी बात पे आपको ध्यान नहीं रखना है। हमारा मतलब आपको डराना नहीं है, हमारा मतलब है कि अभी आपके पास टाइम है तो आपको जगाना। अगर सोए हैं तो आप जग जाइए, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगा। और जितना कुछ मैं पढ़ाया हूँ, जितना मटेरियल दिया हूँ, इसको 100% रिवीजन कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक कीजिए। समझ गए बातों को। और इकोनॉमी मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप रिवीजन किए रहिएगा अच्छे से ना, तो आपको कंसेप्ट पता नहीं भी रहेगा तभी भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस बातों को आप विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि परचेजिंग केयरफुली बेस्ड ऑन द करेंट नीड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव बाइंग बोलते हैं। क्या, कंजर्वेटिव बाइंग। देखिए कंजर्वेटिव बाइंग में क्या होता है कि हम जो करेंट के बेस पे हमको जो जरूरत होता है उस चीज़ों को खरीदते हैं और कम सामान खरीदते हैं, छोटा अमाउंट में खरीदते हैं लेकिन केयरफुली खरीदते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भाई साहब है, पर्सन है, ठीक है, जो कि कस्टमर है, तो ये इनका जो बाइंग जो मतलब खरीदते हैं सामान, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर से खरीदते हैं। कितना, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर से, 2 या 3 से खरीदते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बाइंग बोलते हैं। और डाइवर्सिफाई बाइंग क्या होता है, तो इसमें जो भी कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है ये क्या करता है ना कि बहुत ज़्यादा सप्लायर से अपना सामान खरीदते हैं, 10 को 5 को, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, जिससे मिल गया उससे अपना सामान खरीद लेते, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाई बाइंग बोलते हैं। स्पेकुलेटेड बाइंग में क्या होता है कि इसमें जो सामान है ना कि होल सेल में खरीदते हैं, डेली रूटीन का सामान खरीदते हैं और मास में खरीदते हैं, ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो इसमें आपको चारों क्लियर हो गया अच्छे से, तो बस ये चारों को समझ के रखना, आपका क्वेश्चन कोई भी बन सकता है और घुमा फिरा के हम आपको सब क्वेश्चन करा दिए हैं एक से लेकर के सभी वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सेल्स टोटल डेट इंक्लूड आइटम डेट वेयर नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड बट रिकमेंडेड बाय द सेल्स फोर्स थ्रू द मार्केटिंग इज नोन एट। हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप कोई सामान खरीदने गए दुकान में, ठीक है, और आपको जो सामान का जरूरत था वो तो ले ही लिए और कई सारे सामान का आपको जरूरत नहीं था, फिर भी आपको दुकानदार दिखा करके पुल्हा करके आपके साथ बेच लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग रेट बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए और दुकानदार बोला सर चिप्स भी ले लीजिए, इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, खाइएगा, तो आप ले लिए। समझ गए बातों को। आप मोबाइल खरीदने के लिए दुकानदार बोला कि सर ये मोबाइल आप ले रहे हैं इतना अच्छा, तो आप हेडफोन भी ले लीजिए ना, इसके साथ बहुत अच्छा, हम थोड़ा आपको ऑफर भी दे रहे हैं, तो आप वो भी ले लीजिएगा, तो वो हेडफोन क्या हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया उसके तरफ से। समझ गए बातों के। तो यही होता है क्रॉस सेलिंग में। हम थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 2 लाइन देखिए। पहला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है कि क्रॉस सेल इज ए सेल टेक्निक यूज द सेल्स एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। मतलब आप उसका सामान खरीद रहे थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर तो आप ही हैं, तो मतलब आप ही के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा बेच लेगा एडिशनल प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस सेलिंग इज इंक्रीज द कस्टमर लाइफ वैल्यू। मतलब कस्टमर लाइफ वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब उसको आप क्या करते हैं, जब आपके साथ कोई क्रॉस सेलिंग करता है मतलब आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, तो बार बार आप उसी के दुकान पर जाइएगा या उसी कंपनी का सामान लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है कि क्रॉस सेलिंग इंक्लूड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज द सेल्स रिवेन्यू। देखिए जब सेल्स हो रहा है तो सेल्स रिवेन्यू बढ़ रहा है, 100% बात है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ रहा है कि सपोज कीजिए वो जिस समय में आपको प्रोडक्ट दिखाया क्रॉस सेलिंग का, तो मतलब क्या, एक तरीके से आपका विश्वास ही तो वो जीता, विश्वास जीत लिया आपका, इसके मतलब आप उसका कस्टमर बन गया। जब विश्वास जीत लिया आपका, इसके मतलब आप उसके बाद से सेटिस्फाइड भी है। समझिए बातों को। और एक बात हम बता दें दोस्तों आप लोगों को
जितने भी लोग ई बुक डाउनलोड कर लिए हैं, ई बुक डाउनलोड कर लिए हैं, खूब रिवीजन कीजिए। और जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके अभी भी आपके पास टाइम है, इसमें रिवीजन आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, जितने भी लोग पेमेंट जिनका हो जाता है और उसी समय PDF डाउनलोड नहीं होता है, तो आप हमें स्क्रीनशॉट ले करके और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके और हमारे मेल ID पे भेजें, और उसके बाद नीचे आप अपना बायर नेम जरूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हम आपको 5 मिनट में आपके मोबाइल पे मतलब मेल ID पे हम भेज देंगे वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल व्हेन ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ इनकरेज कस्टमर टू पास एलोंग ए कंपनी डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विस और रिटेन इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑनलाइन। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। देखिए वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है जिसके बारे में मतलब क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है, या ऑनलाइन आप किसी को बताने लगते हैं, फ़ोन करके बताने लगते हैं, या मैसेज दे के बताने लगते हैं, या अपने मतलब खुद बोल के बताने लगते हैं। तो इस तरह के जो मार्केटिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा चलते बोलते हैं वायरल वीडियो है, उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ के बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा होने लगता है तो हम उसे वायरल मार्केटिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी का इसमें से कौन है जो मेन पार्ट नहीं है? तो देखिए कस्टमर वैल्यू है, इसका पार्ट है, कस्टमर ब्रांड भी पार्ट है, और रिटेंशन इक्विटी भी इसका पार्ट है। तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन के कि सेटिस्फेक्शन इक्विटी नहीं है। हम इसके बारे में आपको 2 लाइन दिखाते हैं, जस्ट 2 सेकेंड टाइम दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? ये था ना, कितना नंबर क्वेश्चन था? यही था, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए क्या कह रहा है कि सेटिस्फेक्शन इक्विटी आपका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़िए। देखिए मतलब ये पॉइंट पढ़िए या ये पॉइंट पढ़िए, देखिए इसी पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि शॉर्ट यानी कि इन शॉर्ट द मोर लॉयल ऑफ द कस्टमर हायर द कस्टमर इक्विटी होता है। और कस्टमर जो इक्विटी होता है 3 गो, यही आपको सबसे मेन याद रखना है। क्या क्या? जैसे कि वैल्यू इक्विटी, ब्रांड इक्विटी एंड रिलेशन इक्विटी होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप इक्विटी होता है। तो ये तीनों इक्विटी होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में देगा वो सब अलग होगा। रिलेशनशिप नहीं है, मतलब रिटेंशन इक्विटी है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। रिटेंशन इक्विटी हमारे वहाँ पे सॉल्यूशन लिखने में यानी कि ये हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। देखिए क्या कर रहा है, इसको हिंदी में एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राहक की जरूरत और इच्छाओं को समझने की प्रक्रिया को दर्शाता है? मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं या सेल्स पर्सन है, सेल्स टीम है जो ग्राहक के नीड और वांट्स को समझ जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब किस बेसिस पे वो समझ जाता है? तो उसके पास इसके मतलब क्या है, कस्टमर नॉलेज है, ग्राहक का ज्ञान है। जिसके पास कस्टमर का नॉलेज है वही ना कस्टमर के नीड और वांट्स को समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर के नीड और वांट्स को समझते हैं उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर नॉलेज बोलते हैं। मतलब उसके पास कस्टमर का नॉलेज है उस कंपनी या सेल्स टीम के पास, इसीलिए वो समझ पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट डैट एक्सेसिबल एक्सेनेबल्स एंड यूजफुल फॉर मार्केटिंग पर्पस। हम इसको क्या बोलते हैं? देखिए एक्चुअली एक बात बताएं तो एक छोटा सा डिफिनीशन है। ये किसका डिफिनीशन है? तो ऑप्शन ए का डिफिनीशन है, कस्टमर डाटाबेस का डिफिनीशन है। देखिए कस्टमर डाटाबेस में क्या होता है कि कस्टमर डाटाबेस में कलेक्शन किया जाता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के, किसके बारे में? इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, ठीक है। और वो डाटा कैसा होना चाहिए? तो एक्सेनेबल, मतलब एक्सेनेबल का मतलब समझते हैं कि डाटा वो चलता हुआ ना चाहिए। जैसे कि जो मेल आईडी है, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए, उस पर कस्टमर लॉगिन रहता है। उसके बाद जो उसका फोन नंबर है वो चालू होना चाहिए, मतलब जो भी डाटा है वो एक्टिव डाटा होना चाहिए। तो एक्टिव डाटा को क्या बोलते हैं? एक्सेनेबल डाटा बोलते हैं, यूजफुल। तो यही मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज होगा। जो एक्टिव डाटा रहेगा, मान लिया कि कोई मेल चलाता है तब ना उसके मेल पे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट भेजेगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। जो मेल पहले ही से खराब पड़ा हुआ है जिसको कोई चलाता ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो इनवैलिड मेल है, तो उस पर तो कोई कंपनी का मतलब अगर जाएगा भी मेल तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर डाटाबेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश रेफर्स टू इंक्रीज द डेप्थ एंड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट दैट द
कंज्यूमर परचेज फ्रॉम द कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कस्टमर एक्सटेंशन हो जाएगा। देखिए कस्टमर एक्सटेंशन रिफर्स टू इंक्रीज द डेप्थ एंड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कस्टमर परचेज फ्रॉम द कंपनी। समझ गए बातों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल हम सब क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी का लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम और हम भी सोच रहे हैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सके अभी 2-3 दिन में दे दें, उसके बाद हम आपके लिए मैराथन क्लास का अरेंजमेंट कर रहे हैं बहुत जल्दी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है आपका कि द अमाउंट ऑफ टाइम ए कस्टमर हैज टू वेट बिफोर बीइंग सर्व बाय द एजेंट इज नोन है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए अमाउंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं पे सर्विस लेने के लिए गए, कोई ढाबे पे गए, अच्छा ढाबा पे जहाँ आप खाना खाने जाते हैं वहाँ, चाहे आप कस्टमर केयर में फ़ोन किए तो वहाँ पे आपको बताया जाता है ना कि सर इतना मेरा एवरेज होल्ड टाइम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी एवरेज होल्ड टाइम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको 1-2 लाइन दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए कहाँ चला गया 8 नंबर क्वेश्चन, यही देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज होल्ड टाइम तो आपका आंसर होगा जितना देर आप कहीं पे भी रुकते हैं वही एवरेज होल्ड टाइम है। पॉइंट पढ़िए इसमें क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टाइम कस्टमर हैज टू बी वेट बिफोर बीइंग सर्व बाय एजेंट इज नोन एज एवरेज होल्ड टाइम। मतलब जितना आपको सर्विस नहीं मिल रहा है लेकिन उसके लिए आप रुके हुए वही आपका एवरेज होल्ड टाइम है। अगला पॉइंट आपके क्या है कि द एवरेज होल्ड टाइम इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर आंसर ए कॉल और द कस्टमर वेट इन द क्यू बिफोर द सर्विस। मतलब देखिए क्या है कि मतलब जैसे कि आप कहीं भी कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, जितना आपको होल्ड पे जितना देर रखा जाता है, जितना देर में आपको आंसर नहीं दिया जाता है वही होल्ड टाइम हो गया। और क्या था, जैसे कि आप कोई सर्विस लेने के लिए कहीं भी लाइन में खड़े रहते हैं, चाहे लाइन में खड़ा नहीं रहते, टेबल पर भी बैठे रहते हैं, तो वही आपका क्या हो गया, मतलब एवरेज होल्ड टाइम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 9 है क्वेश्चन नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। देखिए तो मतलब कौन सा लास्ट स्टेज होता है, तो जो लास्ट स्टेज होता है ना कंज्यूमर का, ये कौन होता है, तो पोस्ट ऑफ परचेजिंग बिहेवियर होता है, सबसे लास्ट स्टेज होता है। इससे पहले 5 गो मतलब टोटल 5 गो स्टेज होता है। जैसे हम आपको सीक्वेंस में बताएंगे 5 स्टेज, इसी सीक्वेंस में आपको भी रखना याद, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर तो हो जाएगा कि पोस्ट परचेज बिहेवियर हो जाएगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर इज द लास्ट स्टेज इन द कस्टमर डिसीजन प्रोसेस। कस्टमर जो कोई भी सामान खरीदता है उसका डिसीजन का लास्ट प्रोसेस होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि बाइंग प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि स्टेप, जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर बाय करते हैं तो उसका एक सीरीज होता है। पहले उसके अंदर आपका इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आने के बाद उसके बारे में आप सर्च किए, आपको अच्छा लगा, सब कुछ मतलब कर लिए, परचेज करने के लिए तैयार हो। उसके बाद एक बार आप क्या करते हैं कि पोस्ट जो परचेज होता है उससे आप क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। समझ गए बातों को। एक लाइन और लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात को आपको ध्यान में रख ले कि कंज्यूमर परचेज डिसीजन, तो पहला क्या होता है कि रिकॉग्नाइज एंड नीड एंड वांट्स। तो पहले वो रिकॉग्नाइज करता है उसका नीड और वांट्स उसका है या नहीं। उसके बाद दूसरा क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन सर्च, उसको जरूरत है तो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सर्च करेगा। तीसरा क्या है कि इवेल्युएशन ऑफ चॉइस, उसके बाद वो चॉइस करेगा हमको कौन सा इसमें से लेना है। उसके बाद अगला क्या है, चौथा था परचेज, और 5वां क्या है पोस्ट परचेज डिसीजन और इवेल्युएशन होता है, मतलब ये सबसे लास्ट में होता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको 5 को याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। पहला क्या है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड वांट्स, दूसरा इन्फॉर्मेशन सर्च, तीसरा इवेल्युएशन ऑफ चॉइस, और चौथा क्या है परचेज एंड परचेज, और 5वां क्या है पोस्ट परचेज डिसीजन या इवेल्युएशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है 10 है। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है EAI विथ रेफरेंस टू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टेप ऑफ ECM इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड फॉर। तो मतलब आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है EAI का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ नीचे, देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बहुत लोग फंसेंगे मुझे पता है, क्योंकि जो फनल सिस्टम पढ़े हुए हैं अच्छे से वही इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फनल सिस्टम। बहुत लोग इसमें, कितने लोग को लग रहा है कि एक्शन होना चाहिए। जो फनल सिस्टम हम बताए हैं इसमें ठीक है बात, एक्शन तक बताए हुए हम, लेकिन हम एक बात ये भी बोले थे आपको, क्या बोले थे कि देखिए एक्शन का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अवेयरनेस होता है, उसके बाद इंटरेस्ट होता है, ठीक है, डिजायर होता है, फिर इस यहाँ पे एक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक चीज़ क्या बताए थे कि जो एक्शन होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है, लेकिन एक्शन में क्या करता है जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बाय करने के बाद भी कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है वो सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में सेटिस्फेक्शन, तब फनल सिस्टम का लास्ट क्या हो जाता, तो ये हो जाता, यानी कि एक्शन ही हो जाता। समझ गए बातों को, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है।
देखिए क्वेश्चन में हम एक्चुअली आपसे सिर्फ टैग लाइन पूछने वाले थे, लेकिन हम सोचे हैं ऑप्शन दे उससे अच्छा इसी के बारे में पूरा लिख दे रहे हैं। तो अब जितना भी सीआरएम का अगर 1-2 वीडियो आएगा उस सब में हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। तो ट्विटर का आपका टैग लाइन क्या है, तो व्हाट्सएप इन इसका टैग लाइन है, ठीक है। फाउंडेशन इसका कब हुआ था, तो 21 मार्च, यहाँ पे 2006 कर लीजिएगा दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है। 21 मार्च 2006 को। इसका फाउंडर कौन है, तो जैक डॉर्सी है, बार बार पूछा जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको अभी पता नहीं होगा ना, जब से मैं सुबह में सो के उठता हूँ तब से लेकर के रात में 11 बजे तक सोने जाता हूँ, तब तक सिर्फ और सिर्फ जब से आपका एग्जाम का डेटा है ना तब तक इतना देर के बीच में मैं अपना सिर्फ नेसेसरी काम के अलावा और किसी का कोई काम नहीं करता हूँ। सिर्फ आपके लिए मटेरियल मतलब चेक करता हूँ कि क्या क्या देना चाहिए, आज मुझे क्या देना है, क्या मैं पीछे दे दिया हूँ, सब कुछ को देख करके ये मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें, मतलब काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को निकाल पाए। तो आप भी मेहनत कीजिए अच्छे से मेरे साथ लग के, और पहला ई बुक को डाउनलोड कीजिए, आपके पास टाइम है। मैं फोर्सफुली बता रहा हूँ इसलिए ना कि बहुत लोग इससे चूक जाएंगे, वो सोचेंगे कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कितना कुछ है ये मेरा मेहनत बता रहा है और मैं बता रहा हूँ इसमें कितना कुछ है। उसके बाद जो मैं दोबारा देने वाला हूँ वो 2 से 3 दिन में आपको आ जाएगा, उसको 10 दिन आपको रिविजन करके ही जाना है अगर आप चाहते हैं बेस्ट नंबर आना चाहिए। और मेरे ऊपर आपको इतना सा भी भरोसा है ना, तो आपको दोनों ई बुक पढ़ के जाना है अच्छे से, फिर हमको बताइएगा एग्जाम के बाद कि क्या आपका रिजल्ट रहा, ठीक है। मेहनत करके पढ़िएगा तो अच्छा तो रिजल्ट आएगा ही, 100% बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।